चलो मेरा काम तो हो गया, अब घर के लिए निकलता हूँ। प्रदीप जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है और घर के लिए रवाना हो जाता है कि तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अरे वो देखो, वो आदमी उस गाड़ी में ही फंसा हुआ है। चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। अरे उसकी गाड़ी का पेट्रोल लीक हो रहा है, कभी गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है। अगर हम उसकी जान बचाने जाएंगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। डर के मारे कोई भी प्रदीप की मदद नहीं कर रहा होता है कि तभी वहीं से गुजरी रेशमी नाम की लड़की ये सब देख लेती है। वो भागकर प्रदीप के पास जाती है और उसकी मदद करने लगती है। हटो वहाँ से, वो गाड़ी कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। इसी डर से आप किसी को ऐसे मरता छोड़ रहे हैं? रेशमी जल्दी से प्रदीप को गाड़ी से निकालती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, अब वो कैसे हैं? अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, उनकी हालत काफी गंभीर है। एक्सीडेंट में उनका काफी खून बह चुका है और उनका ब्लड ग्रुप भी हमारे अभी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। उनका ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव। मेरा ब्लड भी ए पॉजिटिव है। आप मेरा ब्लड उन्हें दे दीजिए, उनकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। रेशमी जल्दी से अपना खून डोनेट करती है, जिसके बाद कुछ ही देर में प्रदीप को होश आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होती तो शायद मैं उस गाड़ी में ही तड़प तड़प के मर जाता। पता नहीं मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा, इसलिए मैं आपको ये चेक दे रहा हूँ। इस चेक में आप अपनी मर्जी का अमाउंट भर सकती हैं। अपनी जिंदगी का मोल पैसों से कर रहे हैं? मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। जो पैसे आप मुझे देंगे उससे गरीबों को खाना खिला देना। आपको बदले में बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। अब मैं चलती हूँ। रेशमी की खुददारी से प्रदीप बहुत खुश होता है। थोड़ी देर में प्रदीप के माता पिता भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। प्रदीप बेटा, तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन देवर जी, वो लड़की थी कौन जिसने आपको खून दिया? कहीं किसी गरीब ने तो आपको खून नहीं दिया? बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो लड़की अमीर हो या गरीब, उसकी वजह से आज हमारा बेटा ठीक है। प्रदीप को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदीप बस रेशमी के ही ख्यालों में खोता है। प्रदीप हॉस्पिटल से रेशमी के घर का पता निकलवाता है और उसके घर जाता है। माँ, आप दवाई ले लीजिएगा, मैंने यहाँ रख दी है। बेटा, शादी करने की उम्र में तू अपनी बूढ़ी माँ की सेवा कर रही है। मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तुझे बाहर नौकरी करके मेरी दिन रात सेवा करनी पड़ती है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? माँ की सेवा करना कोई गलत बात है? आप ज्यादा मत सोचिए। दवाई टाइम से खा लेना और अपना ख्याल रखना। रेशमी जैसे ही अपने घर से बाहर आती है, आप यहाँ? जी, वो मैं आपसे माफी मांगने आया था। जो मैंने कल आपके साथ बर्ताव किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब धीरे धीरे रेशमी और प्रदीप की बात होनी शुरू हो जाती है और अक्सर वो दोनों एक दूसरे से मिला करते थे। इनकी दोस्ती कब प्यार के रिश्ते में बदल जाती है ये पता ही नहीं चलता। भारती, एक बार तो इस बारे में प्रदीप से बात कर लो। कोई जरूरत नहीं है, वो मेरा बेटा है। मैं जिससे चाहूंगी उसी से वो शादी करेगा। भारती अपने बेटे प्रदीप की शादी अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी रिया से करवाना चाहती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रदीप और रेशमी एक दूसरे से मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद प्रदीप रेशमी को लेकर अपने घर आता है। प्रदीप, ये क्या किया तूने? तो इस गरीब लड़की को हमारे घर की बहू बनाकर ले आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे इस घर में लेकर आने की? माँ, तमीज से बात कीजिए। रेशमी मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। आप ऐसे उसकी बेइज्जती नहीं कर सकती। देवर जी, आपको पूरी दुनिया में शादी करने के लिए क्या यही लड़की मिली थी? आपको पता भी है, माँ जी ने आपका रिश्ता कपूर साहब की बेटी से तय किया था। अब हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे? मैं वो नहीं जानता, वो आप लोग देखो। और अगर आपको ये शादी मंजूर नहीं तो मैं और रेशमी इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। नहीं बेटा, प्रदीप बेटा, ऐसा मत बोलो। तुम और बहू कहीं नहीं जाओगे। भारती जो होना था सो हो गया, अब उसे बदल नहीं सकते। जाओ, बहू की घर प्रवेश की तैयारी करो। अपने बेटे को घर छोड़ता ज्यादा देख ना चाहते हुए भी भारती को इस शादी को मंजूर करना पड़ता है, लेकिन भारती के मन में रेशमी के खिलाफ एक अलग षड्यंत्र चल रहा होता है। आपका जाना जरूरी है क्या? मैं जानता हूँ आज हमारी शादी की पहली रात है, लेकिन क्या करूँ, मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं जल्दी ही काम खत्म करके कुछ दिनों में वापस लौट आऊंगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना।
प्रदीप के जाने के बाद रेशमी सो जाती है, लेकिन तभी वहाँ उसकी सास और जेठानी आती हैं। वो लोग रेशमी के मुंह पर बर्फ का ठंडा पानी डाल देते हैं, जिससे रेशमी घबरा कर उठती है। कौन है? कौन है? हम और कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बिस्तर पर सोने की? चल उठ यहाँ से। बड़ा शौक है ना तुझे मेरे बेटे से शादी करने का, अब तुझे बताती हूँ। इतना कहकर भारती रेशमी के बाल पकड़ती है और उसे घसीटते हुए घर के बाहर ले जाती है। ऐसा मत करिए, इतनी सर्दी रात में मैं यहाँ बाहर कैसे रहूंगी? जब एक रात सर्दी में काटेगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। भारती और कुसुम घर का दरवाजा बंद कर देती हैं और अंदर जाकर रजाई ओढ़कर सो जाती हैं। वहीं बेचारी रेशमी रात भर ठंड से बाहर कांप रही होती है। प्रदीप के न होने का फायदा भारती और कुसुम पूरी तरह से उठाते हैं और रेशमी से नौकरों की तरह घर के सारे काम करवाते हैं। पानी तो काफी ठंडा है, एक काम करती हूँ, गीजर चलाकर थोड़ा गर्म पानी कर लेती हूँ, वरना मेरे तो हाथ ही जम जाएंगे। ये गीजर क्या तेरे बाप ने लगवाए हैं जो पानी गर्म करने चली? इस घर के सारे काम तो ठंडे पानी से करेगी, गीजर का जो बिल आएगा वो क्या तेरा बाप भरेगा? कम से कम मेरे स्वर्गवासी पिताजी को तो कुछ मत बोलिए, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? देखा माँ जी कैसे इसकी जुबान चल रही है, आज तो तेरी अकड़ निकाल कर ही रहूंगी। कुसुम रेशमी का हाथ पकड़ती है और उसे अपने बाथरूम में ले जाती है और शॉवर खोलकर ठंडे पानी के नीचे रेशमी को खड़ा कर देती है। माँ जी, भाभी, भगवान के लिए मुझ पर रहम कीजिए, पहले ही बहुत सर्दी हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे माफ कर दीजिए। ये तो तुझे मेरे अमीर बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाने से पहले सोचना चाहिए था। रेशमी अपनी जेठानी और सास के सामने रोती रह जाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। कई घंटों तक ठंडे पानी के नीचे खड़े होने की वजह से रेशमी की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन ऐसी हालत में भी भारती और कुसुम रेशमी से छत पर ठंडी हवा में कपड़े धुलवाते हैं। इसको इतना परेशान करेंगे कि ये खुद ब खुद इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर हम लोग कपूर साहब की बेटी से देवर जी की शादी करवाएंगे। हाँ बहू, इसका तो पत्ता मैं काट कर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कब तक ये इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। भारती और कुसुम रेशमी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते और उसे दिन रात परेशान करते हैं, लेकिन रेशमी सब कुछ सहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रेशमी, ओ रेशमी, कहाँ मर गई? ना जाने कब बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है, लगता है मुझे ही छत पर जाकर देखना पड़ेगा। भारती छत पर जाती है और सीढ़ियों पर चढ़कर टंकी में झांकने लगती है कि तभी अचानक भारती का बैलेंस बिगड़ता है और वो पानी के अंदर गिर जाती है। कि तभी अचानक वहाँ रेशमी आ जाती है और बिना कुछ सोचे समझे टंकी के अंदर कूदकर अपनी सास की जान बचा लेती है। तुम ठीक तो हो ना भारती? देख, आज सिर्फ रेशमी की वजह से तुम्हारी जान बच पाई है। हाँ रेशमी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। अगर आज तुम ना होती तो ना जाने आज माँ जी के साथ क्या हो जाता। बहू, मुझे भी माफ कर दे, तेरी वजह से आज मेरी जान बच पाई है, वरना मैं तो उस पानी में डूब कर ही मर जाती। भाभी, माँ जी, आप लोग मुझसे माफी मत मांगे, आप लोगों ने मुझे अपना लिया, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। मेरे लिए तो मेरे परिवार का प्यार ही सब कुछ है। जूही, गंगा बिटिया, तुम दोनों क्या कर रही हो? जरा मेरे पास आकर बैठो, खाना बनाना सीख जाओ, तुम दोनों बड़ी हो गई हो। देखो मैं कैसे सब्जी बना रही हूँ। अरे माँ, मुझे तो खाना बनाना आता है। हाँ, पर तेरी छोटी बहन जूही को तो नहीं आता है, तेरे संग सहारे बैठ जाएगी वो भी। माँ, मुझे खाना बनाना आता है और दीदी से ज्यादा अच्छा खाना बनाना आता है। परसों मैंने आपको बैंगन आलू बनाकर खिलाए थे। हाँ, याद है मुझे, उसमें तूने 2 किलो नमक और 1 चम्मच तेल डालकर जो बनाया था, बहुत अच्छी सब्जी थी बेटी। हाँ माँ, आप तो मेरी खिल्ली उड़ा रही हो जीजी के सामने। ओहो जीजी की बच्ची, तेरी जीजी ने वो सब्जी खाई थी तो खिल्ली क्या उड़ेगी इसमें, पता है मुझे। माँ, आपको पता है सामने वाली सविता आंटी छठ पूजा की तैयारी कर रही हैं। अगले हफ्ते ही छठ पूजा है, आप नहीं मनाओगी इस बार छठ? बेटा, तुम तो जानती हो मैं कैसे इस घर का खर्चा चला रही हूँ। 15 दिन पहले मेरी नौकरी छूट गई थी, मालकिन के यहाँ से जो पैसे लाई थी वो भी खत्म। अब छठ पूजा मनाने के लिए मैं सामान कैसे जुटाऊंगी? सूखा नारियल, पूजा की सामग्री, टोकरी, कहाँ से आएंगे ये सब? अरे माँ, आपको तो वैसे भी टोकरी बनानी आती है, तो क्यों ना हम छठ पूजा पर टोकरी बनाकर बेच लेते हैं? अरे हाँ, जूही बिल्कुल ठीक कह रही है, हम ये कर सकते हैं, बस इसके लिए हमें जंगल से बांस लानी पड़ेगी। ठीक है ना, हम तीनों चलते हैं, फिर देर
लोग सामान बेच रहे हैं, पैसे देकर बेच रहे हैं, इस जगह पर तुम भी पैसे दो। माफ करना लाला जी, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं ये टोकरियां बेचने आई हूँ। जब पैसे नहीं है तो चलती बनो यहाँ से। माँ, अब हम टोकरियां कहाँ बेचेंगे, क्योंकि बाकी जगह तो और लोग छठ पूजा का सामान बेच रहे हैं। ऐसा करो, अब मैं ये दूसरे गांव और गली गली जाकर बेचूंगी, तुम दोनों घर चली जाओ। नहीं माँ, हम भी आपके साथ ही चलेंगे, आप अकेले कैसे संभालोगी सब कुछ? हाँ माँ, जूही बिल्कुल ठीक बोल रही है। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी, वैसे भी ठंड बढ़ रही है, मैं बड़ी हूँ। गंगा, तू जूही का ख्याल रखना, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। छठी मैया है मेरे साथ। तुम सारे फल अलग कर दो और टोकरी एक ही में फंसा दो, सर पर रख ले जाऊंगी मैं। फिर सर पर ढेर सारी टोकरी और उसमें फल रखकर सुनैना घर घर जाकर टोकरी बेचने का साहस करती है। ऐसे में धीरे धीरे ठंड भी बढ़ गई थी। बाप रे बाप, मुझे बहुत ठंड लग रही है हाथ पैरों में। लीजिए लीजिए, छठ पूजा वाली टोकरी ले लीजिए, इसमें फल भी है, गन्ना है, मूली है, सूखा नारियल है, लीजिए। आइए आइए, सिर्फ 100 रुपए की टोकरी, फल वाली टोकरी 400 रुपए की, आइए आइए। बड़ा महंगा दे रही हो टोकरी, थोड़ा कम करो। अरे दीदी, महंगी नहीं है, खास हाथ से बनाई है, अगर कम कर दिया तो मैं छठ पूजा कैसे मनाऊंगी। फिर भी आप 20 रुपए कम दे देना। ठीक है, ये लो पैसे, 2 टोकरी। इस तरह ठंड में सुनैना सुबह से शाम तक रोज घर घर और दूसरे गांव जाकर टोकरी बेचती है, जिससे वो बीमार पड़ जाती है और उसी हालत में और टोकरी बनाकर बेचती है, जिससे उसकी काफी बिक्री हो जाती है और वह कुछ पैसों से छठ पूजा पर बनने वाला प्रसाद लाकर तैयार करती है। प्रसाद तैयार कर दिया है, थोड़ी बहुत टोकरी और बेचने जा रही हूँ, क्योंकि कल से छठ पूजा है। माँ, आपकी तबीयत ठीक कहाँ है, कैसे चल पाओगी? आप आराम कर लीजिए, मैं कर लेती हूँ। नहीं बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं कर लूंगी, तुम दोनों ये प्रसाद बेचना। ठीक है माँ। फिर सुनैना टोकरी सजा कर बेचने के लिए चली जाती है। वहीं दोनों बेटी अपने घर के बाहर ही प्रसाद और बाकी का छठ पूजा का सामान बेचती हैं। आइए आइए, कम कीमत पर छठ पूजा का सामान ले जाइए, सुंदर सुंदर टोकरी, प्रसाद और फल वगैरह, आइए आइए। ऐसे ही दिन भी पूरा हो जाता है। माँ बेटी की काफी अच्छी बिक्री हो जाती है। अगले दिन सुनैना नमक लौकी की सब्जी तैयार करके नहाय खाए की विधि पूरी करती है। दूसरे दिन खरना होता है। सुनैना भोजन ग्रहण करती है और व्रत शुरू करती है। छठ का तीसरा दिन भी आ जाता है, जहाँ सुनैना अपनी बेटी के साथ छठ के घाट पर लंबा सिंदूर लगाए पहुँचती है। फिर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देती है और वापस आकर अपनी बेटी के लिए रात तक अपनी साड़ी से ही सूट बनाकर तैयार कर देती है, जिससे दोनों बेटी अगले दिन छठ में पहन लेती हैं। सुबह के 4 बजे गड़बड़ हालत में सुनैना उठते हुए सूरज को अर्घ्य देती है। ओम सूर्य देवता नमः, ओम सूर्य देवताय नमः। हे छठी मैया, मैं और मेरी बेटियों ने बहुत श्रद्धा से इस व्रत को रखा, उसका पालन किया है। हमारी गरीबी के कष्ट को खत्म कर दीजिए छठी मैया, और मेरी बेटी खूब पढ़े लिखे, अच्छी जगह शादी हो, मेरी मन्नत को पूरी कीजिए। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिए। जय हो छठी मैया की, जय हो सूर्य देवता की, जय हो छठी मैया की, जय हो सूर्य देवता की। जल्दी से यहाँ पर स्नान कर लो, फिर चलते हैं। तीनों गरीब माँ बेटियां छठ पूजा के तालाब में स्नान करके जंगल के रास्ते से घर लौटती हैं, तो उन्हें एक छठ पूजा के प्रसाद की टोकरी मिलती है। अरे माँ देखो तो, इसमें छठ पूजा का कितना सारा प्रसाद है, पता नहीं किसने यहाँ रख दिया। पता नहीं किस बेवकूफ इंसान ने छठ पूजा के प्रसाद का अनादर किया है, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। इस प्रसाद को घर ले चलते हैं, फिर बांट देंगे। फिर वो सब टोकरी को उठाकर घर ले आते हैं और जैसे ही रखते हैं तो जादू से एक पीली चमचमाती रोशनी पड़ती है और वह टोकरी सोने में तब्दील हो जाती है। ये देखकर गरीब माँ बेटी हैरान हो जाती हैं। हे भगवान, ये टोकरी सोने की हो गई पूरी। हाँ, पर ये कैसे हो गया? तभी छठी मैया प्रकट होती हैं। पुत्री, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए फलस्वरूप आशीर्वाद है। तुम्हारे कठिन परिश्रम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी मेहनत से बांस की टोकरी को बनाया, उन्हें सजाया और प्रसाद बनाकर भी बेचा।
अच्छे से व्रत को संपूर्ण किया, इसलिए अब तुम्हारी जिंदगी से गरीबी हमेशा के लिए छट जाएगी। तो मेरा आशीर्वाद तुम तीनों पर सदैव रहे।